वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एससीसी फ्रॉम कोचिंग सेंटर। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। क्लास 11th का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में बताया था, उसके इतिहास के बारे में। आज हम बात करते हैं संविधान के कार्य क्या हैं, यानी संविधान के मुख्य कार्य क्या होते हैं। जिस संविधान का सबसे पहला कार्य है कि संविधान का पहला कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन यानी आपसी तालमेल और विश्वास बना रहे। अब कोई भी संविधान ये कार्य कैसे कर सकता है। अब जैसे भारत है, हमारा भारत क्या है, यहाँ पर विशेष धर्म जाति अन्य धर्म जाति के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जैसे जिसमें हमारे आदिवासी लोग भी आते हैं। अब इनमें एक तरह से सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग भगवान को पूजने के तरीके हैं, इनके अलग अलग प्रावधान हैं। तो अब ऐसे समाज में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन, शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे संविधान का पहला कार्य है कि वो बुनियादी नियम बनाता है जिसके माध्यम से लोगों में समन्वय और विश्वास बना रहे। हो सकता है कि कभी कभी दो विशेष समुदायों में, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, लेकिन ये झगड़े करवाने वाले कौन हैं ये सभी लोगों को पता होता है। ज़्यादातर राजनेता ही इसमें शामिल होते हैं। नहीं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने कार्यों को छोड़कर धर्म के आधार पर लड़े, या जो धर्म के ठेकेदार होते हैं उनके आधार पर ये लोग ज़्यादातर लड़ते हैं। नहीं तो सब अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। नहीं, हमारा जो भारत है ये पूरे विश्व में एक अलग ही छाप छोड़ता है। अब जैसे हम इसके पहले कार्य की बात करते हैं कि सभी लोगों के लिए एक ऐसे नियम व यदि एक समुदाय नियम मानता है और उनका पालन करता है तो इस स्थिति में दूसरा समुदाय भी उनका पालन करेगा। यदि कोई समुदाय पालन नहीं करता है तो बाकी के समुदाय नियम मानने से इनकार कर देंगे, जिससे उनमें समन्वय और विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं होगी, जिनमें डर और भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि एक समुदाय दूसरे समुदाय को क्षति पहुंचाता है या तो दंड पनिशमेंट के प्रावधान से दूसरा समुदाय सुरक्षित महसूस करेगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई एक विशेष समुदाय है, जैसे बहुसंख्यक है, अगर वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे दूसरे समुदाय यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता है, तो उसमें दंड का प्रावधान है कि यदि कोई किसी का कत्ल कर देता है तो हमारे यहाँ पर उसे मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो इन प्रावधानों या नियमों को लेकर ये है कि दूसरा समुदाय कम से कम सोचता है कि नहीं, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, कि अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमें दंड हो सकता है। अब हमारे यहाँ पर बाई चांस कोई चोरी करता है तो उसमें कोई धर्म विशेष नहीं देखा जाता। चोरी की है तो चोरी के माध्यम से ही उसे दंड का वो पात्र होता है। अगर बाई चांस कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो कौन से धर्म या जाति विशेष का है, उसने बस यही देखा जाएगा कि एक मासूम इंसान की हत्या की है। तो उसी के आधार पर उसको क्या है, संविधान में जो जो नियम कायदे कानून है उसी के आधार पर उसे दंड दिया जाएगा। तो ऐसे में लोगों की स्वतंत्रता मायने रखती है। तो इसीलिए संविधान का पहला कार्य यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और विश्वास बना रहे। अब हम संविधान के दूसरे कार्य के बारे में बात करते हैं कि संविधान का दूसरा कार्य है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, तथा यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अब इसमें यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। नॉर्मल सी बात है कि हमारे देश में संविधान लागू है तो निर्णय लेने की शक्ति संविधान के पास होगी, लेकिन किस आधार पर, यानी भारत में अधिकतर कानून संसद बनाती है। यदि संसद कानून बनाती है तो उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। संविधान वह है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है और हमारे यहाँ सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी कानूनों का माध्यम क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर तो नहीं हो रहा। किन प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा, तो ऐसे प्रश्न उठना लाजमी है कि संविधान जो है, यानी एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, फिर उसके बाद जो वहाँ संसद में लोग निर्वाचित होकर जाते हैं, लोगों के आधार पर जो उन्हें सही लगता है उसी के आधार पर वो क्या है, निर्णय लेते हैं या कानून बनाते हैं। और संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों, भागों के आधार पर जो कानून बनते हैं उनका प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखा गया है।
संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। इसमें लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या है कि संविधान के द्वारा लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, और संसद के 2 सदन हैं वो भी सरकार की जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगा सकते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। नागरिकों को यदि कानूनी तौर पर प्रताड़ित किया जाता है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर एक संविधान ने लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भी बहुत से मौलिक अधिकार हैं। तो सरकार चाहकर भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे मौलिक अधिकार खंडित हों। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम उसके लिए सीधे न्यायालय जा सकते हैं, यानी न्यायपालिका कोर्ट जा सकते हैं। और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा। अब लोकसभा में वो सदस्य आते हैं जहां पर सरकार चुनी जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन राज्यसभा में ऐसे लोग होते हैं जो राज्य की विधानसभाओं से चुन के आते हैं। अगर लोकसभा से कोई कानून पास होता है तो उसे राज्यसभा में पास होना आवश्यक है। अगर वो राज्यसभा में पास नहीं होगा और वो मौलिक अधिकारों का हनन है तो उसे लोकसभा में वापस भेज दिया जाएगा। तो एक तरह से यह सरकार की क्या है, सीमाओं पर रोक है। अगर संसद से पास हो जाता है कानून और यदि किसी व्यक्ति विशेष समुदाय को इससे आहत होती है तो उसके लिए वो न्यायालय जा सकते हैं। जैसे हाल ही में एक कानून आया था ट्रिपल तलाक, जिससे क्या है बहुत सारे मुस्लिम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सरकार के द्वारा ये प्रावधान दिए गए थे कि इससे मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, तो न्यायालय ने भी अपना फैसला बदल दिया था। लेकिन फिर भी सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए। न्यायालय ने आदेश दिया कि इस कानून में कुछ बदलाव किए जाएं, तो उसी के आधार पर सरकार ने उसमें बदलाव किया। अब यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि मौलिक अधिकारों का हनन सरकार चाह कर भी नहीं कर सकती, तो ये उसी प्रकार से उस पर अंकुश लगाने वाली बात है। अब बात करते हैं लास्ट में संविधान का चौथा कार्य। संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं यानी डिजायर्स को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। कहने का मतलब क्या है कि सरकार जो है कुछ नीति निर्देशक तत्व लागू कर सकती है, यानी डायरेक्शन पॉइंट्स। नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं जो सरकार के द्वारा कभी भी बदले जा सकते हैं। हम इन नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे गरीब बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। गरीब बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का मतलब क्या है कि सरकार जो है वो बहुत से क्षेत्र में गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, यानी जिसे छात्रवृत्ति कहते हैं। कि जैसे मान लो कोई गरीब परिवार का बच्चा है तो उसे पढ़ने में कोई रुचि है, या गरीब परिवार कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार के द्वारा विशेष स्कीम चलाई जाती है। किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, जिसमें क्या है सरकारों के द्वारा किसानों को कर्ज वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर बहुत कम होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जैसे कि आरक्षण यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना ताकि वो अपना विकास कर सकें। बाल बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान जैसे कि स्कूल के बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 1st से लेके 8th क्लास तक सरकार क्या है मुफ्त शिक्षा देगी बच्चों को, जिसके माध्यम से ये रहेगा और जिससे वो अपना विकास कर सकते हैं। बाल बालिकाओं के लिए एक और आया था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान का प्रावधान चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ये प्रावधान 2005 में लॉन्च किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, यानी सब पढ़ें सब बढ़ें। तो ये था संविधान का चौथा कार्य। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Thank you.